बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। नाज़रीन, इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया के कई खित्तों में जंग की आग भड़क रही है। यूक्रेन रूस जंग, इसराइल के इस्लामी ममालिक में हमले और गाज़ा में इंसानी अलमिया सबके सामने है। यही वजह है कि आज जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू यूएनओ में खिताब करने के लिए आए तो पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक समेत कई दीगर मुल्कों ने भी उनकी तकरीर का बायकॉट किया। इस तकरीर से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूएनओ की साइडलाइंस पर 21 नकाती अमन मंसूबा 8 इस्लामी ममालिक के सामने रख चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें अमेरिकी सदर ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई और आज ये अज़म भी दोहराया कि वो इसराइल को किसी भी सूरत गाजा के मगरबी किनारे पर कब्जा नहीं करने देगा। सवाल बड़ा अहम है कि क्या इस बार अमेरिकी सदर इस्लामी ममालिक की शमूलियत से गाजा में जंगबंदी के लिए सीरियस हैं या फिर ये अमन का मंसूबा अपने इत्तेहादी इजराइल को एक सेफ एग्जिट देने के लिए एक कोशिश भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात में एक मरतबा फिर से गर्मजोशी आती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से खुसूसी मुलाकात हुई, वो ना सिर्फ दुनिया की तवज्जो समेट रही है बल्कि इसे ही सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की तरह पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ग्रेट लीडर कहा तो वहीं पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमेरिकी सदर को अमन का दाई करार दिया। सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी सदर की पाकिस्तान को इतनी अहमियत देने के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या ये गर्मजोशी खित्ते के बदलते हुए हालात का तकाजा है या फिर पाकिस्तान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक अहमियत को डोनाल्ड ट्रंप भी तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं? इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी एक मंजरनामा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं तारुफ कराऊंगी, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। इख्तियार साहब, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे ये इख्तियार साहब बताइएगा कि आज जो हमने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्पीच को सुना जनरल असेंबली में, वो बड़ी ही ज़बरदस्त थी। वो तमाम नकात जिनके ऊपर एक आम पाकिस्तानी सोचता है, बात करना चाहता है, सवाल भी उठाता है, आज उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उन तमाम मामलात को उठाया भी, सवालात भी रखे और अपने अज़्म का आदा भी किया। लेकिन मुझे ये सर आपसे जानना है कि क्या आपकी नज़र में ये जो खिताब किया गया है, इस खिताब के बाद आप वाकई किसी बैनुल-अक़वामी हिमायत की तवक्को भी लेकर बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवत बहन। देखिए, हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बड़े लीडरों को सुनते देखा है। पाकिस्तान के कई रहनुमा गए हैं, सबने अपने दौर में अच्छी अच्छी तकरीरें की होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आज अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी उसने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और उन्होंने जो नकात वहाँ पर पेश किए हैं, मेरे ख्याल में वो हर पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा के हर बंदे की धड़कते दिल की एक आवाज़ है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का मुकदमा रखा, उसके होने से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान ने नुकसानात उठाए हैं, यहाँ लिया फ्लड में वो मुकदमा रखा, फिर स्ट्रेटेजिक मामलात रखे, इसराइल के मुतालिक, फ़लस्तीनियों पर मसाइल के मुतालिक जितने मजालिम हैं वो, कश्मीर का मुकदमा, और फिर वॉर अगेंस्ट टेरर के मुतालिक जितना उन्होंने एक मुकदमा मेरे हम रखा, दैट इज़ इम्प्रेसिव, मतलब वो काबिल तारीफ है। और कल जो आपने उनके मुलाकात आपने देखी होगी रात को, हमारी तो रात ही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जी। मुझे ऐसा लगा जो मुझे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के फीलिंग हो रही थी बहैसियत एक पाकिस्तानी, कि पहली दफ़ा हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे, हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, हम कोई बजटरी सपोर्ट उनसे नहीं मांग रहे थे, हम कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी उससे नहीं मांग रहे थे, कोई जहाज़ नहीं मांग रहे थे, जंगी जहाज़ नहीं चाहिए थे, हमें उनसे कोई फंड नहीं चाहिए था, कोई पैसे नहीं चाहिए थे। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान अब तंदुरुस्त और तवाना होकर, मजबूत होकर, एक मस्क्यूलर बॉडी के साथ मैचो मैन की तरह वो वहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर खड़ा है, अपनी अहमियत वो दुनिया को दिखा चुका है। 10 मई को
सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि आपने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बगैर आपने किस तरीके से जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी थी उसको किस तरह राफेल तैयारों को कौवों चीलों की तरह गिरा दिया। S-400 के मिसाइल सिस्टम आपने नीचे गिरा दिए, उसको आपने फेल कर दिया। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से आपने ईरान और इजराइल के बीच में इंटरवीन किया और उसमें जो आपका किरदार रहा दैट इज मेरे ख्याल में मार्वेलस। और फिर स्पेशली पर्टिकुलरली जो कतर पर वार किया गया इजराइल की जानिब से, उसमें जो वजीर आजम साहब वो गए हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो मुस्लिम उम्मा का कोई बड़ा लीडर या कोई उम्मा का कोई इमाम वहां पर जाके खड़ा हो गया और फिर सारे मुस्लिम ममालिक जो थे वो कतर आना शुरू हो गए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है इख्तियार साहब। यकीनी तौर पे आज की जो स्पीच थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके अंदर इन चीज़ों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बयान भी किया गया। लेकिन जो एक खुशाइंद बात थी, बावजूद इसके कि हम भारत के ऊपर इस वक्त बर्तरी हासिल कर चुके हुए हैं और इसका इजहार आज एक मरतबा फिर से किया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दोबारा से भारत को कहा गया कि जी हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमारे मुल्क से ये पैगाम दिए जा रहे हैं भारत को कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इख्तियार साहब, लेकिन सबसे अहम ये है कि ये सिर्फ क्या बयानात तक महदूद है या किसी सिफारती चैनल का इंतखाब भी आपकी हुकूमत की तरफ से किया गया है जिसके जरिए से भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी या शुरू की जाएगी? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई चैनल नहीं है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि पाकिस्तान ने इस वक्त खित्ते में जो अपनी पोजीशन बना ली है, जो आपका स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है सऊदी अरबिया के साथ, तो वो आपने देखा होगा उसके अगले रोज ही रॉयटर्स की स्टेटमेंट आ गई थी, कहते हैं कि सऊदीया जो है वो पावर बन गया है। अब ये मुस्लिम ब्लॉक की जो मुस्लिम नेटो अल्लाह करे ये बनने जा रहा है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की एक तंजीम थी, एक मुर्दा घोड़ा था जिसमें जान डाली है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की तरफ से उसकी इमामत हमारे वजीर आजम कर रहे हैं और फिर हमारे फील्ड मार्शल मिलकर कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को अल्लाह सलामत रखे, बेहतरीन परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इंडिया तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया आप पर हमला कभी नहीं करेगा, ये उसको समझ आ गई है। गीदड़ भपकियां वो जरूर करेगा, वो मुस्तफ़ा कुरैशी वाले डायलॉग या अमरीश पुरी वाले डायलॉग वो बोलता रहेगा। कभी ऑपरेशन सिंदूर होगा तो कभी तंदूर होगा, कभी क्या होगा, कभी दूरदर्शन होगा तो कभी उत्तरी गठबंधन होगा, कुछ तो होगा, वो कहता रहेगा। लेकिन अब वो आप पे हाथ नहीं उठाएगा, वो गलती अब नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता लग गया है कि ये मुझे पूरा हिंदुस्तान के ये हिस्से बखरे करने के बिल्कुल सलाहियत रखते हैं। लेकिन इख्तियार साहब, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे फोर्सेस तो अभी भी अलर्ट के ऊपर हैं। कमजोर नहीं समझ रहे। बिल्कुल इख्तियार साहब, मेरा सवाल भी आप साथ ही इसी मौजू के ऊपर मेरा एक और सवाल भी आप ले लीजिए, चूंकि आप भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमेशा हमने देखा कि जब भी भारत की हमारे पर बर्तरी हुई या किसी भी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क पे बर्तरी हुई, जब भी उससे बातचीत की गई, नेगोशिएशंस की गई, तो हमेशा उन्होंने अपनी शराइत को मनवाया। आज पाकिस्तान ऊपर की सतह पे हमें खड़ा नजर आ रहा है। भारत के साथ अगर आप लोग बातचीत की तरफ या की गवर्नमेंट बढ़ती भी है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का हाथ हमें ऊपर नजर आएगा? देखिए, किसी भी मुल्क के साथ सबसे पहली चीज जो आपके पड़ोसी होती है, तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको ख्वाहिश होती है, बल्कि मैं कहता हूँ एक पढ़ी लिखी कौम की और सुलझी हुई कौम की जो पहली डिमांड और ख्वाहिश होती है, वो अमन होता है कि अमन से रहे। पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन मत करो, पाकिस्तान तुम्हारे अंदर इंटरवीन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जितनी शरारतें हो रही हैं हमारी मगरबी बॉर्डर से, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से, उस सब में जो है तो वो ये इंडिया उसमें शामिल है। इसमें भारत भरपूर तरीके से फैसिलिटेशन करता है, स्पॉन्सरिंग करता है, फंडिंग करता है और सब कुछ करता है। तो सबसे पहले तो हमारा जो मुतालिबा होगा इंडिया से तो वो यही होगा कि पाकिस्तान में अपनी उंगलियां मारना और पाकिस्तान में दरअंदाजी करना जो है ये बंद कर दो। हम ये चीज जो है इसको इंश्योर कराएंगे। हम जंग अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं और इसके बाद हम ये चाहेंगे कि ये जो अमन आर्जी तौर पर कायम है ये बहुत देर तक ये कायम ही रहे तो बेहतर है। इसमें दोनों मुल्कों की बका है। तो इससे आगे फिर जब अमन होगा
और ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा तो उसके बाद फिर आप और चीजों की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ जाते हैं, इंपोर्ट की तरफ जाते हैं, एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, फिर और बड़ी चीजें होती हैं। ये और जो इतने ये बड़े ऑप्शन मुल्क, है इख्तियार वली खान साहब, ये सिर्फ भारत के लिए हमें सुनने में आया क्योंकि आज जो स्पीच की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसमें जिन प्रॉक्सीज के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन के हवाले से भी जिक्र किया गया। भारत जिनको इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ सरजमीनें हैं जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, उनको इस्तेमाल करता है भारत। ये ऑप्शन जो बातचीत का है, ये सिर्फ भारत के लिए है या अफगानिस्तान के साथ भी बातचीत और अफगान तालिबान के साथ भी मामलात को आगे बढ़ाने पर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं? हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर कोई है भी, वो नहीं होने चाहिए। हमने तो तकरीबन मोर देन 50 ईयर्स अफगानिस्तान को सीने से लगा के रखा है। हमने तो उनके लोगों को पनाह दे के रखी, कई नस्लों को यहाँ पर संभाल के रखा। हालांकि आज आप अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा। आज अगर आप अफगानिस्तान जाएंगे आपको वीजा लेना पड़ेगा, आपको इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में उनका आओ भगत ऐसा ही था कि जैसे मतलब उनका अपना घर हो, जैसे उनका अपना मुल्क हो। तो मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि जितना, एक तो हम इस्लामी मुल्क हैं, दूसरे पश्तून भाई हैं, बॉर्डर के इस तरफ भी उस तरफ भी, और तीसरा जो है तो हमने अफगानिस्तान में अमल बहाल करने के लिए हमने उसकी बाकायदा एक कीमत अदा की है, अपनी माओ की, बहनों की, बच्चों की, वालिदैन की, अपने एसेट्स की, और मालियाती खसारे भी हमने उठाए हैं। बदमनी का ये जो शोला आपको, ये चिंगारियां खैबर पख्तूनख्वा में उसके कबाइली अजला में और पाकिस्तान में कहीं दिखाई दे रही है, तो दैट इज द ओनली एंड ओनली, उसकी जो रीजन है वो यही है कि हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया था और उनको सीने से लगा के। इस मौजू पे इख्तियार साहब, इस मौजू पे एक आखिरी सवाल, फिर मैं जरा सियासत की तरफ आपको ले चलूंगी। इस मौजू पे जो आखिरी सवाल है, कश्मीर की बात की, फलस्तीन की बात की, दहशतगर्दी की बात की, ये वो 3 मेजर पॉइंट्स थे जिसको हर पाकिस्तानी सोचता है और ये चाहता है कि हमारे हुक्मरान इस पे बात करें, और आज शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कौम का दिल जीत लिया। लेकिन इख्तियार साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान की आज जो अहमियत है वो माजी में नहीं थी। पाकिस्तान की आज जो मजबूती है दुनिया के सामने वो माजी में नहीं थी। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का इतना जबरदस्त एग्रीमेंट जो आज है वो माजी में नहीं था। लेकिन अब की बार हमेशा से मौक़िफ़ तो हमारा मौजूद रहा, कश्मीर के ऊपर भी, फ़लस्तीन के ऊपर भी, दहशतगर्दी के ऊपर भी। अब की बार नया क्या है हमारी हुकूमत के पास? क्योंकि इस वक्त खित्ते में हमारी अहमियत, मैं कहूँगी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बार नया क्या है आपके पास? इस वक्त आपके पास सब कुछ ही नया है। जैसे 9/11 के बाद सारी दुनिया बदल गई थी, इस तरह 10 मई के बाद पूरी दुनिया आपके लिए बदल चुकी है। अब आप एक नए विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हैं, एंड यू स्टैंड टॉलर। आई मीन पाकिस्तान इज स्टैंड टॉलर। पाकिस्तान जो है वो बड़ी लंबे कद के साथ खड़ा है। अब आपके एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। वो सारी बातें पीछे रह गई हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा है, पाकिस्तान टूटने लगा है, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, इस मुल्क के जो है ये सोमालिया और श्रीलंका बन जाएगा। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आप एक नए फेज, नए दौर में, मैं कहता हूँ इट्स अ रीबर्थ, इट्स अ रीसर्जेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दोबारा एक नया जन्म और ग्रोथ हुआ है। अब आपके साथ, अब आप इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, सऊदीया हो, इस्लामी मुल्क हैं, ये ब्लॉक है, आपकी इसमें पोजीशन अलग थलग है और आप उसमें सबसे जुदा हैं। यू आर these days you are more like a feather in the cape। आप उसका एक फेदर बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपके साथ एग्रीमेंट जो होंगी वो नई होंगी, जो मुआहदे होंगे वो नए होंगे। पाकिस्तान जो है वो अपनी, उसका जहाज टेक ऑफ कर चुका है। और मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था इस प्रोग्राम के आगाज में कि अब हम मांगने वालों में से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्जे उतारेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मामलात जो हैं वो हम ठीक करेंगे। एंड वी कैन गो, वी कैन रन एंड वी कैन ग्रो।
इंशाल्लाह इंटरनेशनली तो अपने मामलात को हम दुरुस्त कर रहे हैं, इंटरनली मामलात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। इख्तियार साहब, आप लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो चीज़ें आप लोग अपने सियासी ड्राइंग रूम में हल किया करते थे अब वो बिल्कुल सामने आ गई हैं, मीडिया की ज़ीनत बन गई हैं और बाकायदा एक दूसरे का जवाब दिया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपकी पार्टी के? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये समटाइम चीज़ें जो है लोग कुछ वैसा भी ये हो जाती हैं पॉलिटिक्स में, मीडिया उसको हाईलाइट करता है, जस्ट गुड फॉर नथिंग, इतनी एग्जेजरेट नहीं करनी चाहिए। द मैटर इज ओनली, मुझे जितना मेरे इल्म में है, 2022 में जब फ्लड आया था तो मैं खुद आई एम अ फ्लड विक्टिम एंड आई इनवाइटेड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वो दौरा करें मेरे ज़िले का नौशेरा। आई एम थैंकफुल टू हिम, वो आए। फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जिसके घर को पार्शली नुकसान हुआ उतने पैसे, और किसी का घर पूरा गिरा हो या कोई फोत हुआ तो उनको इतनी कॉम्पनसेशन दी जाएगी। अब वो सारी चीजें, उसका रिकॉर्ड जो था वो पटवारी, तहसीलदार और डीसी वाला था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमें वो डाटा फराम नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, तो फिर हमारे पास वी हैव लेफ्ट विद द नो ऑप्शन बट ओनली टू यूटिलाइज एंड यूज द प्लेटफॉर्म एंड सोर्स ऑफ बिस्प, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। फिर हम उस तरफ चले गए, हमने बिस्प को बोला कि आप हमें डाटा दे दें। अब उसमें हमारे चीजें वो टैली नहीं हो रही थी। बिस्प का जो स्कोर था वो उस वक्त तकरीबन 20 था या 22 था, तो फिर हमने उसको बढ़ा के उसको 28 या 30 तक ले गए। लेकिन वो लोग जो फ्लड इफेक्टेड थे उन तक हमारी इमदाद नहीं पहुंच रही थी, बिकॉज दे वर नॉट रजिस्टर्ड देयर। उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं थी। बहुत सारे लोगों की, किसी ने अगर एक पासपोर्ट इस्तेमाल किया है, किसी ने उम्रे की ट्रैवलिंग की है, किसी ने अगर कोई वीजा लगवाया तो उसको आप फैसिलिटेट थ्रू बिस्प नहीं कर सक रहे थे। तो वो सारा एक सुकम आ गया था, एक प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से हम फ्लड इफेक्टिव्स को उनकी इफेक्टिवनेस, जितनी उनके वो इफेक्ट हुए, मुतासिर हुए, उस हिसाब से हम उनको कॉम्पनसेशन नहीं दे सके। तो आई थिंक द ओनली रीजन इज के जो प्राइम मिनिस्टर की टीम में से कुछ लोगों ने ये कहा कि इट्स बेटर to issue a new relief card to the flood affected each and every district जो calamity hited district declared है, तो वहां पे अगर हम उनको दे दें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा मौसर रहेगा। एक नया प्लेटफॉर्म दोबारा से तश्कील देना और फिर वो अफेक्टेड तक पहुंचना, आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस बड़ा तवील हो जाएगा और लोगों तक इमदाद पहुंचने में बहुत वक्त दरकार होगा? नहीं सरवत, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। इनफैक्ट ये जो है ना बिस्प का डाटा, उसमें आई डोंट नो उसमें मेरा डेटा है या नहीं, आपका डेटा है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। और इस तरह के अगर कोई फ्लड इफेक्टिव्स हो, अब मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा बंदा हो और उसका राइट बनता है कि उसको उसकी कॉम्पनसेशन मिल जाए, तो देन व्हाट विल वी डू? व्हाट आप क्या कर सकते हैं? तो आपके पास यही ऑप्शन मेरे ख्याल में, इट्स मैटर कि हम ये जो फ्लड है, अल्लाह ना करे कि ये फिर आए, लेकिन हर साल बेवकत की बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश है, क्लाइमेट चेंज इसी को कहते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट वगैरह का पहले हमने नाम भी नहीं सुना था। और दूसरी तरफ आप फंस रहे हैं, जब बारिशें ज्यादा होंगी, बेवकत होंगी, सैलाब आएंगे, आपके पास कहत साली का खदशा है। आप अनाज, फल, सब्जी, इन चीजों की कहत का ये खदशा मौजूद है। अगर इस तरह हुआ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तो ये तो इस तरह है कि आप हर साल इस इम्तिहान से गुजरेंगे। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद आ रही है इख्तियार साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, चूंकि आपका ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर के, आप कोऑर्डिनेटर हैं, तनकीद ये भी आ रही है कि बात फेडरल गवर्नमेंट के साथ की गई थी, लेकिन जवाब पंजाब हुकूमत की तरफ से आया जो कि नामुनासिब भी है, और उसके बाद शायद जरा हीट बढ़ गई आप दोनों सियासी जमातों के दरमियान। नहीं, कोई हीट शीट नहीं बढ़ी है। एक बात मैं आपको बता दूं सरवत, के जो इत्तेहाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया हो, जिस इत्तेहाद को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनाया हो, एंड ये इत्तेहाद जो था ये यही था कि वो लोग जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, जो इसके 3 टुकड़े करके इसका तमाशा बनाना चाहते थे दुनिया के आगे, और इसको दिवालिया करके सोमालिया और श्रीलंका वगैरह बनाना चाहते थे, ये एक नोबेल कॉज पर इकट्ठी होने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं।
ये इतनी छोटी छोटी बातों से, बिस्क के कार्ड से ना ये बनता है ये इत्तेहाद। चलिए वक्त खत्म हो गया इख्तियार साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब का, हमारे साथ वो मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। स्टे विद अस। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ एक ऐसा मामला है जो सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हज़ारों लाखों सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी और बका का सवाल है। सैलाब ज़दगान की मदद को लेकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुकी हैं और एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत के अंदर ही लफ्ज़ी जंग ने यह सवाल उठा दिया है कि आखिर सैलाब मुतासरीन की मदद को अना का मसला क्यों बनाया जा रहा है। इस लफ्ज़ी जंग का आगाज़ सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने एक ऐसे बयान से किया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की ना तजुर्बेकारी की वजह से लोग मुश्किलात में हैं, वरना नुकसानात को कम किया जा सकता था। जवाबन पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने ना सिर्फ वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी का डिफेंस किया बल्कि बिलावल भुट्टो का हवाला देकर यह भी कहा कि बिलावल साहब भी मरियम नवाज साहिबा की तारीफ कर चुके हैं। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि उनके पास मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हो। यही नहीं, मामला और भी गर्म हुआ जब मरियम नवाज साहिबा ने BISP यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवाल उठाए और कहा कि जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसके लिए 10,000 रुपए कुछ नहीं है। गोया मरियम नवाज के नज़दीक विफाकी हुकूमत को सिर्फ BISP पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ बिलावल भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। वो ये कहते हैं कि BISP के ज़रिए सैलाब मुतासरीन की मदद विफाकी हुकूमत की एक जिम्मेदारी है और जिन्हें इस प्रोग्राम पर एतराज़ है उन्हें शायद इसके बारे में इल्म नहीं है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि विफाक को आलमी बरादरी से भी फौरी तौर पर मदद मांगनी चाहिए थी। ये कशमकश मजीद बढ़ जाती है जब विफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ये राय देते हैं कि BISP को बेनज़ीर रोजगार स्कीम में तब्दील किया जा सकता है ताकि उसका दायरा कार वसी हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रोग्राम के सिमत तब्दील करने का वक्त है या असल ज़रूरत फौरी तौर पर मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाना है। सवाल यह भी है कि पीपल्स पार्टी क्यों हर सूरत BISP को ही वाहिद जरिया इमदाद बनाने पर जोर दे रही है। क्या वाकई ये प्रोग्राम सब मुतासरीन तक पहुंच सकता है? इसी मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शैला रजा साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त के लिए। शैला साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है, आप लोग क्यों इस चीज़ पर बजीद है कि जो सैलाब मुतासरीन है इमदाद का जरिया सिर्फ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही हो सकता है, कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? उसका पहली बात तो यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ, हम ये कह रहे हैं कि फौरी रिलीफ में आपको एक कैश ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो हमने ये देखा था कि हमने 2 सैलाब गुजारे और उसमें हमने दोनों में जानी नुकसान जहाँ नहीं होने दिया वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। और इससे बहुत बड़ा सैलाब था, खुद वज़ीर आज़म ने एरियल मॉनिटरिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि शाह साहब ये तो पानी साल भर भी आप नहीं निकाल सकेंगे, लेकिन हमने लोगों को बीमार नहीं होने दिया। देखिए, बच्चे लोगों के साथ होते हैं, हमारे यहाँ आबादी बहुत बड़ी है। अब हम कुक्ड फूड भी देते हैं तो उस वक्त भी ये होता है कि जो हम एक ही फूड देंगे ना, सालन रोटी चला गया या दाल रोटी चली गई या बिरयानी चली गई, तो वहाँ पे जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है। हम लोग खुद उतर के काम करने वाले लोग हैं और 2022 में तो हमने फिर ये भी किया था कि जितनी NGOs हैं उनके साथ गवर्नमेंट ने मिलकर इलाके बांट लिए थे और फिर NGOs का अपना काम और हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको फैसिलिटेट करना, और इस तरह हमने बहुत सारा काम किया था। तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये फौरी तौर पर इसलिए चले जाएं कि जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात है, बच्चों का दूध है, बच्चों के बिस्किट है या इस तरह की चीज़ें, बाकी तो हम तो घर तक बना के दे रहे थे। और जिनको थोड़ी सी रिपेयरमेंट थी उनको 5 लाख हमने भी दिए थे, जिन्होंने कहा था कि 10 लाख तक में हम अपना घर से ही कर लेंगे उन्हें 10 लाख भी दिए थे। और इसके अलावा उस वक्त भी पंजाब से भी फ्लड गुजरा था, लेकिन सिंध हुकूमत वाहिद है जो 21 लाख घर बना रही है, जिसमें से 7-7.5 लाख घर बन चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि बात को समझा नहीं जा रहा। दूसरी बात ये है कि हमारे चेयरमैन साहब की कोशिश होती है, एंटोनियो गुतेरेस भी पाकिस्तान आए और उन्होंने भी एरियल जो है वो जायज़ा लिया
और उसके बाद चेयरमैन साहब की कोशिश होते इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फाइनेंस फंड जो है वो कायम हुआ, और जिसमें ये डिसाइड किया गया क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध है, तो फिर हमारा तो कार्बन प्रोड्यूसिंग में 1% भी हिस्सा नहीं है, 0.01। तो ये जिम्मेदारी की गई उन कंट्रीज की जो फिजाई आलूदगी कह दें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह दें, कार्बन प्रोड्यूसिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कि वो जो हैं जो अफेक्टेड कंट्रीज होंगे उनको वो फंडिंग करेंगे। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है, देखिए बहुत बड़ा नुकसान है, और अभी तक आप देखें कि साउथ पंजाब के इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सकता, और इसके बावजूद के भारत बार बार बता रहा था, लेकिन उससे ज्यादा पानी छोड़ा था, वो एक अभी जारियत कर रहा था। जो आलमी सतह पर तनकीद है वो शैला साहिबा ये भी तो आ रही है कि ठीक है अब माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है, मगर इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए अगर पाकिस्तान में डैम्स बर वक्त बनाए जाते तो चीज़ें और सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आ रहा है कि आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो एतराज़ है वो ये है कि इसमें बेशबहा लोग ऐसे हैं जो कि मुतासिरीन में भी शामिल हैं, मगर इस प्रोग्राम के साथ वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अगर 10,000 की बात है तो उन लोगों तक तो शायद ये इमदाद पहुंच जाए, लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उन तक इमदाद पहुंचाने का फिर जरिया और कौन सा हो सकता है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि बाहर से भी अगर कोई बात आए तो वो पढ़ी लिखी हो। पंजाब के जिन इलाकों में दरिया बह रहा था, चनाब और इसमें ये मैदानी इलाके हैं, इन पर डैम नहीं बनाया जा सकता। कालाबाग डैम की तरफ आप इस पानी को वाइपर से नहीं ले जा सकते, तो बाकी छोटे डैम्स बनाना सूबों की जिम्मेदारी है, कुछ वो हो जाएगा जाहिर है। लेकिन रही बात, देखिए पहली बात यह है कि ये कच्चे के इलाकों में सैलाब आया है मोस्टली, और अगर आप एक लिस्ट निकालेंगे तो उसको हर दफ़ा अफेक्टेड लोग दो तरह से मिलते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये पुअरेस्ट इन पुअर में होता है। अगर खुदा ना खास्ता कराची में कोई डिज़ास्टर होता है तो कराची के लोग 2 से 3 दिन में उठ के अपना काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो मोस्टली डेली वेजर्स थे और उनके काम शुरू रहते हैं। लेकिन ये जो है इनका टोटल बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके यहाँ बहुत कम इनकम है, और ये एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें उनके बच्चों की फी भी है, उनके बच्चों की, उनके घर की बीमारी का भी इसमें मसला है। इसके अलावा कुछ घराने ऐसे हैं जिनको इसके जरिए रोजगार भी दिया गया है, जैसे किसी को लाइव स्टॉक दिया हुआ है ताकि वो अपने घर के अखराजात को इसके साथ मजीद बेहतर करें, क्योंकि इस सपोर्ट प्रोग्राम से भी वो बेहतर नहीं हो रहे थे। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब सबसे पहले ये प्रोग्राम आया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है विद लेजिस्लेशन, और दुनिया में वो ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के या वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम कामयाब होते हैं जिनकी लेजिस्लेशन भी की जाए, और इनके पास सबसे ज़्यादा बड़ा वैलिड डेटा है। तो आप इस वक्त ये कर सकते हैं कि एक आम आदमी जो है वो कुछ न कुछ हाथ पांव मार लेता है, लेकिन जिसके पास कुछ होता ही नहीं वो क्या करेगा? इसमें शैला साहिबा विफाक की तरफ से अभी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले बयानात विफाक के उठाकर देख लें तो पता चलता है कि विफाक बारहा ये कहता रहा कि जी हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये बात की गई कि आपको इंटरनेशनली जो है वो मदद की अपील करनी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए। तो इस पर पंजाब हुकूमत ने बड़ी शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जी एनएफसी का जो हिस्सा है वो तमाम सूबों को मिलता है, तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता? और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो जनरल असेंबली के अंदर स्पीच की उसमें भी उन्होंने दुनिया को बताया कि हम आपकी इमदाद के बगैर जो अपने मसाइल हैं या हमारे कुदरती आफात का सामना है उसको आपकी इमदाद के बगैर भी हल कर रहे हैं। तो ये एक तरह का जवाब भी है कि हम आलमी सतह पर मदद का मुतालबा या अपील नहीं करेंगे। देखिए, हादसाती तौर पर अगर आप कुछ बन गए हैं और आपके हिस्से में किसी वजह से कोई चीज़ आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडरस्टैंड कर लें। आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा कि आप मदद करना चाहते हैं,
लेकिन नेचुरल डिजास्टर से इंसान नहीं लड़ सकता, तो इसको यहाँ तजर्बेकारी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक अभी हम ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर स्पीच की गई है, इस स्पीच पे और अक़वाम मुत्तहिदा के इस फोरम के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थी और देखा जा रहा था कि दुनिया का कौन सा लीडर यहाँ पर आकर क्या बात करता है। और सिफारतकारी का एक बहुत बड़ा ये फोरम है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो हमने ये भी देखना था कि इजराइल की नेतन्याहू की स्पीच के अंदर क्या नकात शामिल किए गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब इस फोरम पर जाते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से क्या नकात को बयान करते हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर काई साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, आज हमने बल्कि पूरी दुनिया ने जब तमाम स्पीचेस को सुना तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की स्पीच को बड़ा कीनली देखा, वॉच किया इसको, और हमने इसको ऑब्जर्व भी किया। आपकी नज़र में इस इजलास के अंदर जो स्पीच की गई है वो कितनी धुआंधार थी, हमारे अल्फाज में तो इसे धुआंधार कहते हैं, कितनी मजबूत थी, और जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब की उसको आप किस तरह से जज कर रही हैं? मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर गुड स्पेस हासिल की है अपने लिए, और मुझे ये अब कहने में इबाम नहीं है कि जो सिफारती फतूहात हासिल की हैं और जिस तरह इन सम वेज पाकिस्तान का नैरेटिव भी एक्सेप्ट हुआ है और पाकिस्तान को रिकग्निशन भी मिली है, उन तमाम चीज़ों की खनक मौजूद थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आवाज़ में। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही मजबूत थी, उसमें एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल और पावर था, और आवाज़ में भी उनके उसी किस्म की धमक थी जो आकाश की उनकी मजबूती की, उनकी मुल्क की मजबूती की और उनके मौक़िफ़ की मजबूती की। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इससे पहले जो बड़ी अहम मुलाकात हुई वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, और उनके हमरा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। ये जो गर्मजोशी पूरी दुनिया ने देखी, इसको बड़ा ऑब्जर्व किया गया, पाकिस्तान के अंदर इसको बड़ा सराहा गया, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह पर, एक बरतरी की जगह पर हमें खड़ा नजर आया और मजबूत नजर आया। इस गर्मजोशी को भारत के अंदर किस तरह से देखा जा रहा होगा, क्योंकि अक्सर मुबस्सरीन का, आप तो वैसे भी तमाम बैनुल अक़वामी अमूर को देखती हैं, वहां पर कितना सफ़े मातम है इस गर्मजोशी के ऊपर? एसेंशियली जाहिर है भारत में इस वक्त इस हवाले से सफ़े मातम है, और अब खुलकर ये कहा जा रहा है कि जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी की गलतियां थी उसकी कीमत इस वक्त पूरा भारत उठा रहा है। और पहले तो उनका रिएक्शन ये था कि खासकर मई की जंग के बाद कि वो अमेरिका को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब वो अपना समझिए रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और वो मोदी की हुकूमत, मोदी की फॉरेन पॉलिसी ट्रस्ट और अपने फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से वहाँ इस वक्त बहुत नेगेटिव बातचीत हो रही है, और फिर कांग्रेस भी उन्हें आड़े हाथों ले रही है। तो जाहिर है कि मोदी साहब की तो फॉरेन पॉलिसी तकरीबन अब लोग कह रहे हैं फेल हो गई है। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, मेरे ख्याल है जो एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी शहबाज शरीफ साहब की स्पीच में, वो उनका सियासी तदब्बुर था। यानी उन्होंने पहलगाम के बारे में बताया, फिर उन्होंने अपनी रेड लाइन भी बताई जिसमें उन्होंने सिंध-तास मुआहदे का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम जो तनाज़े हैं उनका बातचीत से तस्फिया चाहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसी हुकूमतों की ज़रूरत है साउथ एशिया में जो अमन चाहें, जो तनाज़ों में इन्वेस्टेड ना हो। और फिर उन्होंने इशारा किया हिंदुत्व की तरफ भी, जिसने पूरे साउथ एशिया के अमन को होस्टेज किया हुआ है। तो इस स्पीच में पाकिस्तान का मौक़िफ़ का भी बहुत वाज़ेह तौर पे बयान किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की तरफ भी बिल्कुल वाज़ेह इशारा था, पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ,
पाकिस्तान जो गलत बात है उसको गलत कहने की हिम्मत रखता है और साथ साथ अमन का मुतनाई है, वो अमन चाहता है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत बैलेंस, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीच थी और पूरी एक जबरदस्त समझिए रेनबो ऑफ इवेंट्स थी या रेनबो ऑफ इश्यूज था जिसको उन्होंने अपनी स्पीच में कवर किया। तो एक्चुअली मैं समझती हूँ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत उम्दा, मस्बत, अच्छी तकरीर हुई। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हुई, अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी है और उसके पीछे जो इंडिया कार फरमा है उसकी तरफ भी उन्होंने दुनिया बिल्कुल समझिए अटेंशन दिलवाई। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसे देखा गया, बिल्कुल एक और निहायत अहम चीज, वो इजराइल के नेतन्याहू ने जब स्पीच की, उस स्पीच के दौरान इस्लामी ममालिक हों, जितने भी डेलीगेशंस हों, ऐसा लग रहा था कि उस जनरल असम्बली का जो आधा हॉल है वो खाली हो गया। ये कितना इम्पैक्ट डालेगा उन तमाम कंट्रीज़ के ऊपर जो पाकिस्तान और बशमूल तमाम मुसलमान ममालिक की तरफ मैली आंख से देखते हैं कि अब एक नए इत्तेहाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नया ब्लॉक हमारा तश्कील पा रहा है जो उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा जो मुसलमानों के अगेंस्ट खड़े होते हैं। आज कुछ ऐसे मनाजिर भी हमने देखे असम्बली के अंदर। I will not take it to that level, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी और वो बात ये कि इजराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर दोनों का तकरीबन सफारती बाइकॉट है और इजराइल का भी सफारती बाइकॉट है। और ये बाइकॉट जो है ये सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से नहीं आया, ये 80% मुल्क हैं यूनाइटेड नेशंस के जिन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्निशन दी है। ये बहुत बड़ी बात मैंने, और जो सपोर्ट है पैलेस्टाइन के लिए, जो पुश है, जो स्ट्रीट पावर की डेमोन्स्ट्रेशन है, वो आउटसाइड द मुस्लिम वर्ल्ड हुई। मुस्लिम वर्ल्ड में तो जो कतर पे हमला हुआ है ना जी, उसके बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वेक ऑफ कॉल थी। अरब वर्ल्ड जो थी, उस बिलखुसूस अरब वर्ल्ड, कतर के हमले के बाद समझिए वहाँ पर एक खलबल मची है कि जिनको हमने बेसिस देकर साल तकरीबन पाला है इनकी अफवाज को अपने लैंड पर, जब मुश्किल वक्त आया तो ये हमारी हिफाजत नहीं कर सके। और फिर आपने देखा कि दीगर डेवलपमेंट हुई जहाँ पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बना। तो मैं अभी भी ये समझती हूँ कि इजराइल का जो PR डिजास्टर है वो शायद इजराइल को कोर्स करेक्शन की तरफ ले जाए, क्योंकि वैसे द एलिफेंट इन द रूम है, क्या कुछ भी कर लें, इजराइल अपने मौके से ना पीछे हट रहा है ना उसमें बदलाव ला रहा है। 29 तारीख को उनकी मीटिंग है, एक प्रेसिडेंट ट्रम्प से इंतहाई अहम मीटिंग है, क्योंकि इसमें ये फैसला होना है कि वो वेस्ट बैंक पे जमे रहेंगे या वहां से निकलेंगे। जो अरब वर्ल्ड है, लेकिन इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो बयान दिया वो निहायती अहमियत का हामिल था, और नेतन्याहू की तरफ से जो स्पीच की गई है उसके अंदर नदामत तो कहीं पर नजर नहीं आई, बल्कि बाकायदा एक थ्रेटनिंग बिहेवियर था जो आज की स्पीच के अंदर हमें नजर आया। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें ये भी देखना है कि जब हम फलस्तीन की बात करते हैं और आज जब पाकिस्तान बड़ी मजबूत पोजीशन के अंदर खड़ा है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या स्ट्रैटेजी है हमारी फलस्तीन के ऊपर? जी, हमारी स्ट्रैटेजी इज ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जो मजलूम है हम उसके साथ खड़े और जो जुल्म है हम उसके खिलाफ खड़े। बिल्कुल वाज़ेह स्ट्रैटेजी है हमारी, इसमें कोई इबाम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात गुजारिश कर दूं कि मुस्लिम वर्ल्ड को बाइकआउट कर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से यूनाइटेड नेशन के हॉल से बाहर निकल गई, लेकिन दहशत फैलाने के लिए वो बहुत सख्त स्पीच गाजा में और जो पैलेस्टीनियन हिस्सा है वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाकर चलाई गई है, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जो कुछ यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है इसका इजराइल पर कोई असर फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेंटल गेम भी इजराइल खेलता है। ठीक, डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। आज की जो स्पीच थी वो निहायत ही उम्दा थी, ज़बरदस्त थी, बेहतरीन नकात पर मुश्तमिल थी और हर उस मुद्दे के ऊपर थी जो एक आम पाकिस्तानी के जहन पे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इतनी मुफस्सल खिताब और बाकायदा हर चीज़ को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, इंटरनेशनली कुछ पाकिस्तान के लिए आप देख रही है कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में मज़ीद हिमायत बढ़ेगी? एक्सपेक्टेशंस हैं इस चीज़ की? देखिए जी, पाकिस्तान तो इससे ज्यादा गुड स्पेस में क्या होगा।
चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, तुर्किया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ, अमेरिका के साथ, कौन रह गया? इंडिया बच गया, लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।